हेलो एवरीवन। आज हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की जाकी बायोलॉजी बुक है। उस बुक से चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स। इस चैप्टर को आज जो है डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में पढ़ेंगे आज जो है आगे जो है एंजाइम्स के बारे में और ज़्यादा कवर करेंगे। एंजाइम्स हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था, क्या होते हैं एंजाइम्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे। नेक्स्ट एक्टिव साइट जो है होती है एंजाइम्स के पास, जहाँ पे जो है सबस्ट्रेट जो है बाइंड करता है, फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, इसकी वजह से ही सारा काम होता है। फिर हम डिफरेंस भी पढ़ा था हमने एंजाइम्स में, जो है इनऑर्गेनिक जो है हमारे पास कैटलिस्ट के बीच में और एंजाइम कैटलिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। और उससे पहले हमने लिविंग स्टेट डिस्कस करा था। इसमें ये हमने लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क, ये कैसे होती है, ये लाइन कैसे आई, एक्सप्लेन हमने अच्छी तरह से इसको किया था। सो आगे जो है डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। एंजाइम्स में है जो भी थोड़ी बहुत केमिकल रिएक्शंस के बारे में यहाँ पे जो है एक्सप्लेन किया गया है। केमिकल रिएक्शंस क्या है, कैसे रेट क्या होता है, कि रेट के बारे में देखेंगे वो क्या है, रेट क्या होता है। यहाँ पे हम कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, एंजाइम की एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे थोड़ा बहुत, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम ये सारी जो है चीज़ें जो है डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ही रीड करते हैं, तो इसमें जो है ऐसे एक्सप्लेन करने का कोई है नहीं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एंजाइम्स, कैसे हम एंजाइम्स को समझे, क्या करते हैं ये, कैसे रेट को जो है बढ़ाते हैं, रेट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अ केमिकल रिएक्शन। पहले देखते हैं केमिकल रिएक्शन होती क्या है, जो एंजाइम करते हैं वो होती क्या है। केमिकल कंपाउंड्स अंडर गोज टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। अब केमिकल जो है कंपाउंड्स है वो दो चेंजेस जो है के थ्रू जो है होते हैं। तो आपने पढ़े हुए होंगे पहले कि दो कंपाउंड, एक तो फिजिकल प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस होता है। फिजिकल में क्या होता है कि जो है वापस से जो है रिगेन जो है कर सकता है अपनी जो है प्रोसेस को, अपनी फिजिकल प्रोसेस को जो वापस से रिगेन कर सकता है। यहाँ पे हमारे पास वापस से रिगेन कर सकता है अपनी शेप साइज को, जो भी है उसके पास जो है। मान लीजिए हमने वाटर को जो है आइस को जो है मेल्ट करा वाटर में, तो वापस से वाटर हमारे पास जो है मिल जाएगा, उसे हम फ्रीज करेंगे तो ये होते हैं फिजिकल चेंजेस। अ फिजिकल चेंज सिंपली रेफर्स टू अ चेंज इन शेप विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। बिना बॉन्ड को तोड़े हुए किसी भी शेप को जो है चेंज करना, उन्हें फिजिकल शेप कहेंगे। दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस। अंदर फिजिकल प्रोसेस चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में जो है चेंज कर देना, किसी मैटर के स्टेट को जो है चेंज कर देना। जैसे कि आइस मेल्ट्स इन टू वाटर, आइस मेल्ट हो जाएगी वाटर में, लेकिन वापस से वाटर से आइस जो है कन्वर्ट हो सकती है, रिवर्सिबल है, ये वापस से रिवर्स हो सकती है। कैसे, हम इसको फ्रीज कर देंगे, फ्रीजर में रख देंगे पानी को, तो वो बर्फ दोबारा से बन जाएगी। और व्हेन वाटर बिकम्स वेपर, जब वाटर जो है वेपर बन जाएगा, ऐसे जो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, फिजिकल प्रोसेस के कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे। दीज आर ऑल्सो फिजिकल प्रोसेस। ये क्या है, सारे फिजिकल प्रोसेसेस हैं, ये सारे हमने जो भी डिस्कस करे दो तीन, ये फिजिकल प्रोसेसेस हैं। लेकिन जो केमिकल जो है हमारे पास जो केमिकल प्रोसेस होते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो केमिकल बॉन्ड्स हैं वो तोड़ देते हैं पूरे, और वापस से जो कोई चीज़ जो है हमारे पास जो है कन्वर्ट हुई थी किसी चीज़ में, कोई सबस्ट्रेट से जो है कोई प्रोडक्ट हमारा, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बना था, उसको वापस से जो है नहीं कन्वर्ट कर सकते वापस उसी चीज़ में जिससे वो बना था। जैसे यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर लिया, बट इसमें जो है इरिवर्सिबल है, इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते केमिकल में। However, bonds are broken and new bonds are formed during transformation. This will be called a chemical reaction. इसे हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। क्या किसे हम कहेंगे, केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन हम किसे कहेंगे, जिसमें हमारे पास जो बॉन्ड्स है वो टूट जाते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, जो कि जो है ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान वहाँ पे नए बॉन्ड बनते हैं। कोई भी सबस्ट्रेट से जो है प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है, उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, अलग अलग चीज़ें जो उसमें होंगी, फिर फाइनली जो है 3-4 स्टेप्स में जो है वो प्रोडक्ट जो हमारे पास कन्वर्ट होगा हमारे पास। तो उसी को हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। इस पूरा प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल BaOH2 प्लस H2SO4, ये केमिस्ट्री में से ये रिएक्शन है। ये BaSO4 बन गया प्लस 2H2O बन गया, केमिकल रिएक्शन है एक पूरी हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल दिस आर इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन हमारे पास ये ऊपर जो दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन इज एन इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। सिमिलरली हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। ये तो इनऑर्गेनिक की, और हाइड्रोलाइसिस जो हम करेंगे इसका जो स्टार्च जो है ग्लूकोज का जो है स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, उसे तोड़ेंगे, इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, उसे हम कहेंगे ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आया उसी को हम कहेंगे रेट कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। इस मान लीजिए कोई हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन हम बताएं, हमसे कोई पूछे, तो उसका मतलब क्या होगा कि कितना प्रोडक्ट उसने कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट बनाया, कितने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाया पर यूनिट टाइम में, कितने टाइम में उसने कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाया, उसी को हम क्या कहेंगे, रेट कहेंगे। डेल्टा P बाई डेल्टा T हमारे पास क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा, कितना प्रोडक्ट उसने कितने टाइम में बनाया। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेट इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। डेल्टा P बाई डेल्टा T कितना प्रोडक्ट हम उसने बनाया पर यूनिट टाइम में। रेट को हम क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी भी कह सकते हैं। रेट ऑफ कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी इफ डायरेक्शन स्पेसिफाइड। अगर मान लीजिए हमारे पास डायरेक्शन जो स्पेसिफाई है उसको हम क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी भी जो हम कह सकते हैं। प्रॉपर हमारे पास जो है एक डायरेक्शन है, तो उसी डायरेक्शन में इस डायरेक्शन स्टार्ट हुई, तो इसी डायरेक्शन में हमारे पास चल रही है, तो उसको हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं।
हम जो वेलोसिटी कह सकते हैं। रेट्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर अमंग अदर फैक्टर्स। रेट जो हमारे पास रेट होता है फिजिकल केमिकल प्रोसेस वो कुछ अलग फैक्टर्स पे भी जो अफेक्ट करता है। ये आगे भी हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी उस वाले में। अ जनरल रूल ऑफ थम इज दैट रेट डबल्स और डिक्रीजेज बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन आइदर डायरेक्शन। इसमें जो हमारे पास ये वाला यहाँ पे लाइन दी हुई है तो ये आगे भी डिस्कस हो गया अगले वाले टॉपिक में। तो हमारे पास इसमें क्या बताया कि हमारे पास कोई भी रिएक्शन होगी, कोई भी रिएक्शन उसमें रेट जो हमारे पास डबल हो सकता है या फिर हाफ हो सकता है 10 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कोई एंजाइम है और यहाँ के हम टेम्परेचर यहाँ पे जो यहाँ पे जो हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग वाले टॉपिक का जो है ये लाइन दी हुई है। हमारे पास एंजाइम एक्टिविटी और यहाँ पे मान लीजिए टेम्परेचर है। अब हमें ऐसा कर्व इसमें मिलेगा तो यहाँ पे ऐसा कर्व हमें मिलेगा जिसमें ये हमारे पास ये कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे हमें ऐसा कर्व मिलेगा। यहाँ से हम जाएंगे तो इंक्रीज होगा 10 डिग्री सेल्सियस, वापस से हम नीचे आते जाएंगे तो 10 डिग्री हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होगा। ये हमारे पास ऊपर क्या है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब कि बेस्ट टेम्परेचर जहाँ पे हमें मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी देखने को मिलती है। मैक्सिमम टेम्परेचर जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर जहाँ पे हमें जो है एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम देखने को मिलती है। तो यहाँ से मान लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है बढ़ेगी, यहाँ से बढ़ेगी तो ये लिखा हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन और डबल्स और डिक्रीजेज बाय हाफ। डबल हो जाएगी एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज के लिए, इस तरह से बढ़ती जाएगी ये। और डिक्रीजेज बाय हाफ, डिक्रीज इस तरह से डिक्रीज होती जाएगी, उसकी आधी होती जाएगी। यहाँ पे डबल हुई थी, डिक्रीज इस यहाँ पे कम हो जाएगी, उसकी आधी हो जाएगी। 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे बढ़ती गई थी हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास हाफ हो जाएगी। तो इस तरह से यहीं पे कहा गया है यहाँ पे हाफ हो जाएगी 10 डिग्री सेल्सियस की। कोई भी जो हमारे पास जो है डायरेक्शन में चेंज होगा, टेम्परेचर में चेंज होगा हमारे पास कोई भी, तो ये टेम्परेचर यहाँ पे तो कोई भी चेंज होगा तो हमारे पास ये बढ़ती जाएगी फिर ये घटती जाएगी अगर कोई चेंज हो गया। और ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है जहाँ पे मैक्सिमम एक्टिविटी दिखाई देती है एंजाइम की। तो ये वाला पॉइंट आगे भी जो है फैक्टर्स वाले पॉइंट में जो है आएगा। Catalyzed reactions proceed at rates were vastly higher than the uncatalyzed ones. When enzyme catalyzed reactions are observed, the rate would be vastly higher than the same but uncatalyzed reaction. For example, CO2 plus H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेट। कार्बोनिक एनहाइड्रेट हमें एंजाइम इसमें जो चाहिए होता है। तो यहाँ पे एक हमें ये बताया कि जो एंजाइम है वो कितना ज़्यादा हाई रेट जो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या उसका जो हम इंपॉर्टेंस है, कितने ज़्यादा हाई रेट ऑफ रिएक्शन वो शो कर सकता है। तो यहाँ पे CO2 प्लस H2O मिलेंगे। यहाँ पे हमारे पास H2CO3 बनेगी, ये जो है रेस्पिरेशन वाले चैप्टर से दी गई है ये वाली। हमारे पास इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेस हमने पढ़ा था कि ये जो है इसमें यूज़ होता है, एंजाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है ये यूज़ होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है हमारे पास जो कन्वर्ट होने के लिए H2CO3 में जो है रिवर्सिबल है, ये वापस इसमें कन्वर्ट होगा। हमारे पास जो है CO2 बाहर निकल जाएगी हमारे पास अलविलाई में हमारे पास। तो ये वाली रिएक्शन है वो, तो ये कार्बोनिक एसिड बन गया हमारे पास। लेकिन इसमें हमने एंजाइम चाहिए था कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब यहाँ पे हमारे पास एंजाइम है तो हमारे पास एक सेकंड में 6 लाख देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6 लाख मॉलिक्यूल्स, वो भी एवरी सेकंड, हर एक सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल्स ऐसे बन रहे हैं हमारे पास अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो। अगर एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं H2CO3 के। सिर्फ 200, वो भी कितनी देर में, सिर्फ 1 घंटे में, वो भी इतने घंटे में, कितने 1 घंटे में। यहाँ पे 1 सेकंड में 6 लाख बन रहे हैं। तो देख लीजिए एंजाइम ने कितने ज़्यादा जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है बढ़ा दी। तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए एंजाइम जो है काम करता है। तो यहाँ पे सिर्फ 200 मॉलिक्यूल H2CO3 होंगे अगर बिना एंजाइम के। इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, यहाँ पे एंजाइम अगर नहीं होगा, दिस रिएक्शन इज़ वेरी स्लो। ये रिएक्शन क्या होगी, काफ़ी स्लो होगी हमारे पास। मान लीजिए अगर एंजाइम नहीं होगा तो ये रिएक्शन काफ़ी स्लो होगी। यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस नहीं होगा तो ये हमारे पास रिएक्शन काफ़ी स्लो होगी। विद अबाउट 200 मॉलिक्यूल्स H2CO3 बीइंग फॉर्म्ड एंड इन एन आवर। सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स जो है H2CO3 के बनेंगे यहाँ पे एंजाइम के थ्रू, तो हमारे पास जो है 6 लाख बनेंगे। लेकिन बिना एंजाइम के जो हमारे पास सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स बनेंगे H2CO3 के बीइंग फॉर्म्ड इन एन आवर। 1 घंटे में हमारे पास सिर्फ इतने से मॉलिक्यूल बनेगा। हाउएवर लेकिन हम इसके एंजाइम का यूज़ करेंगे बाय यूजिंग द एंजाइम प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेस। इस एंजाइम का हम यूज़ करेंगे जिसे हम क्या कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। इसमें जो है साइटोप्लाज्म में जो होता है वहाँ पे उसका हम यूज़ करेंगे। द रिएक्शन स्पीड्स ड्रामेटिकली विद अबाउट 6 लाख मॉलिक्यूल्स बीइंग फॉर्म्ड एवरी सेकंड। तो एक सेकंड में हमारे पास 6 लाख मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो कितना डिफरेंस है, 1 घंटे में 200 बन रहे हैं और यहाँ 1 सेकंड में 6 लाख बन रहे हैं। 1 मिनट या 1 घंटे में भी 6 लाख नहीं बन रहे, 1 सेकंड में हमारे पास 6 लाख मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बन रहे हैं हमारे पास। तो आप सोच सकते हैं कि जो एंजाइम की जो है कैटलाइजिंग पावर है, जो यहाँ पे कैटलाइजिंग पावर एंजाइम किसी चीज़ को तोड़ने, किसी चीज़ को जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की, तो ये सारी जो है कितनी हाई रेट ऑफ रिएक्शन जो है होती है यहाँ पे। तो हमने देखा कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है कितनी फास्ट हो गई यहाँ पे इसकी वजह से, हमारे पास जो है एंजाइम होने की वजह से। द एंजाइम हैज़ एक्सीलरेटेड द रिएक्शन रेट अबाउट बाय द
10 मिलियन टाइम्स की जो है इसकी रिएक्शन रेट हमारे पास बढ़ गई है। किसकी वजह से? एंजाइम की वजह से। द पावर ऑफ एंजाइम इज इनक्रेडिबल इंडीड। तो ये हमारे पास इनक्रेडिबल इंडीड है। तो पावर ऑफ एंजाइम देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा है। 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बिन एंजाइम के, और 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल्स एंजाइम एंजाइम के साथ। तो इसलिए देर आर थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स ईच कैटलाइजिंग अ यूनिक केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब हमारे पास जो है ये भी नहीं कि एंजाइम जो है किसी भी रिएक्शन के लिए कोई भी एंजाइम यूज हो जाएगा। हमारे पास प्रॉपर हमारे पास जो एंजाइम होगा, जो उसमें जो सबस्ट्रेट फिट होगा उसको पता होगा सबस्ट्रेट को जो हमारे पास कि उसमें फिट होना है, तो उसमें जो उसके बाद प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा। तो हमारे पास जो है प्रॉपर होगा। यहाँ पे जैसे हमने अभी पढ़ा कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम हमने यूज़ करा, तो यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस ही चाहिएगा, ये नहीं कोई और एंजाइम आ गया। A multi-step chemical reaction when each of these steps is catalyzed by same enzyme complex or different enzymes is called a metabolic pathway। ये हमने पढ़ा था पहले प्रीवियस वीडियो में भी कि जब मल्टी स्टेप रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस होती है जिसमें हर एक स्टेप में जो है एंजाइम जो है कैटलाइज करता है, सेम केमिकल रिएक्शंस होती हैं, हमारे पास जो है अलग अलग जो है एंजाइम्स बनते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? मेटाबॉलिक पाथवे। पूरा जो है पाथवे होगा हमारे पास किस स्टेप्स के थ्रू बनता है। ए से बी, बी से सी हमने पढ़ा था, ये स्टेप्स के थ्रू बनता है, इसे हम क्या कहेंगे? मेटाबॉलिक पाथवे कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड, जिसमें क्या होते हैं 2 पायरुविक एसिड, C6H12O6 + O2। यहाँ पे हमारे पास ये रिएक्शन जो है यहाँ पे बनेगी। यहाँ पे हमारे पास जो है इस चीज़ का जो है फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास एरोबिक एनारोबिक के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। तो ये चैप्टर नंबर 14 में आगे डिटेल में हमें इसके बारे में पढ़ना है। पूरी यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे हम, जो 10 स्टेप रिएक्शन होती है हमारे पास पूरा होता है। हमारे पास ETC ETS पढ़ेंगे, काफ़ी कुछ हमें पढ़ना आगे। इज़ अ मेटाबॉलिक पाथवे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए गया, इज़ एक्चुअली अ मेटाबॉलिक पाथवे है इन विच ग्लूकोज बिकम्स पायरुविक एसिड थ्रू 10 डिफरेंट एंजाइम कैटलाइज्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो यहाँ पे 10 जो है हमारे पास डिफरेंट एंजाइम रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। व्हेन यू स्टडी इन चैप्टर 14 में पढ़ेंगे हम, यू विल स्टडी दीज रिएक्शन। तो इन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कैसे स्टेप 1 से लेके स्टेप 10 तक हमारे पास जो है कंप्लीट होते हैं। तो 10 हमारे पास कैसे 10 स्टेप जो है रिएक्शन चलती है। एट दिस स्टेज यू शुड नो दैट दिस इज वेरी मेटाबॉलिक पाथवे। दिस वेरी मेटाबॉलिक पाथवे विद 1 or 2 additional reaction give rise to variety of metabolic end products in our skeletal muscle under anaerobic respiration। हमारे पास skeletal muscles में भी होता है जब anaerobic conditions होती है, हमारे पास जो है anaerobic condition होती है जिसमें हमें ऑक्सीजन की जो है जरूरत नहीं होती। लैक्टिक एसिड हमारे पास वहाँ पे बनने लगता है। अंडर नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा? एरोबिक कंडीशन में होगी हमारे पास, जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी। पायरुविक एसिड इज फाउंड। पायरुविक एसिड हमारे पास जो है नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे पायरुविक एसिड बनेगा। ईस्ट की बात करें, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन द सेम पाथवे लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। हमारे पास इथेनॉल बनेगा। अल्कोहल यहाँ पे हमारे पास जो है बन जाएगा, CH2OH हमारे पास यहाँ पे बनेगा, अल्कोहल बनेगा या फिर इथेनॉल कह सकते हैं। तो यहाँ पे कब बनेगा? फर्मेंटेशन में या ईस्ट में, जो कि होता है हमारे पास से पहले पढ़ी रखोगा आपने 10th में। तो यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा इसमें। हैंस इन डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट्स हमारे पास पॉसिबल है, अलग अलग प्रोडक्ट्स हमें जो है मिलते हैं। तो हमने देखा कि एंजाइम जो है काफ़ी जो है हाई रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारे पास कर देता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एंजाइम जो है होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। रेट हमने देखा, रेट क्या होता है, कुछ जो है टर्म्स पढ़ी हमने, उसके बारे में पढ़ा। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच रेट्स हाई रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी एंजाइम जो कैसे जो है इतनी ज़्यादा हमने देखा तो ये कि 6 लाख मॉलिक्यूल्स हमारे पास जरूरी है। अभी ये करते कैसे हैं इस एक्टिविटी को, इतनी ज़्यादा पावर कैसे होती है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे जो है नेक्स्ट वीडियो में। एक ग्राफ पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाला ग्राफ, तो इसके बारे में जो है देखेंगे। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। सो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।